हेलो बच्चों। आइए, श्री विजया क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ और ज्योग्राफी में मैंने कल भारत की चट्टानें व उनमें मिलने वाले धात्विक व अधात्विक खनिज के चैप्टर को पढ़ाया था। मैंने बताया था कि भारत में कुल 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं जो अलग अलग समय काल में निर्मित हुई हैं। जैसे मैंने पहली चट्टान का नाम बताया था आर्कियन क्रम की चट्टान, और दूसरी चट्टान का नाम बताया था धारवाड़ क्रम की चट्टान, और तीसरी चट्टान थी कुड़प्पा क्रम की चट्टान, और चौथी चट्टान थी विंध्यन क्रम की चट्टान, और पांचवी चट्टान थी बच्चे गोंडवाना क्रम की चट्टान, और लास्ट जो थी उसका नाम था दक्कन ट्रैप। कल मैंने आपको जो बताया कि यदि किसी भी स्थान पर आर्कियन क्रम की चट्टान पाई जा रही तो इसका तात्पर्य यह होगा कि वह स्थान पर जो चट्टानें हैं, वह स्थान पर जो भूमि है, उसका निर्माण सबसे पहले हुआ होगा भारत में। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि भारत की सबसे प्राचीन चट्टान पूछी जाए तो आर्कियन क्रम की चट्टान, और भारत की सबसे नवीनतम चट्टान पूछी जाए तो मेरे ख्याल से आप बता पाएंगे दक्कन ट्रैप। अब भारत की सबसे आर्थिक रूप से समृद्ध चट्टान पूछी जाए, यानी जो सबसे ज्यादा रिच है, उस चट्टान का नाम होगा धारवाड़ चट्टान, क्योंकि धारवाड़ चट्टान एक ऐसी चट्टान है जहां पर लगभग सभी धातुएं पाई जाती, सोना, लोहा, तांबा, ऐसा करके सारी धातुएं पाई जाती है। और दूसरी बात यह है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत ही बच्चे सोना पाया जाता है। कर्नाटक के कोलार एवं हट्टी की खानों में सोना पाया जाता है। कल मैंने आपको बताया था कि कर्नाटक के बेलारी, शिमोगा और कोलार जिलों में जन्म हुआ माना जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। कल की कक्षा के बाद आज प्रारंभ करेंगे उसी के आगे। मैंने कल आपको थ्योरी के रूप में आर्कियन क्रम की चट्टान और धारवाड़ क्रम की चट्टान करवाई थी, और आज करवाएंगे हम आपको कुड़प्पा क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, और लास्ट जो बचेगी उसका नाम है दक्कन ट्रैप। आइए देखते हैं, अब शुरू करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। रिवीजन अगर कर रहे होंगे तो आने वाले समय पे जब हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाने वाले, एमसीक्यू लाने वाले, तो जाहिर सी बात है आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आइए देखते हैं कल की कक्षा के आगे। हमने आपको विंध्यन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान पढ़ा दी थी, और आज शुरू करेंगे बच्चा कुड़प्पा क्रम की चट्टान। कुड़प्पा क्रम की चट्टान, कुड़प्पा क्रम की चट्टान, क्रम की चट्टान, चट्टान। बच्चे चैप्टर का वही नाम होगा, चैप्टर का नाम होगा भारत के चट्टानें व उन पे मिलने वाले धात्विक व अधात्विक खनिज। उसी के आगे ये चट्टान है जो 3rd नंबर की चट्टान है। इस पे आइए हम बताने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसमें क्या है। मैंने कहा बच्चे, ये हेडिंग बनाई आपने। और कुड़प्पा बच्चा आंध्र प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है कुड़प्पा। तो आंध्र प्रदेश के जिले के नाम पर इन चट्टानों का नामकरण किया गया है। तो पहला बिंदु तो यही हो जाता है कि आंध्र प्रदेश का जिला, आंध्र प्रदेश का जिला कुड़प्पा, कुड़प्पा के नाम पर इस चट्टान का नामकरण किया गया है। ये वो बच्चा पहला पॉइंट। यानी आंध्र प्रदेश का एक जिला जिसका नाम है कुड़प्पा, उसके नाम पर इस चट्टान का नामकरण किया गया है। और ये चट्टानें आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में पाई जाती हैं। तो यहां पर दूसरा बिंदु लिखेंगे, यह चट्टानें मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में पाई जाती हैं बच्चे, पाई जाती हैं। यानी मुख्य रूप से यह चट्टानें कहां पाई जाती, तो आंध्र प्रदेश का जो जिला है कुड़प्पा, उस स्थान पर, उस जिले में सर्वाधिक रूप से पाई जाती हैं। इसके अलावा भी कई स्थानों पर पाई जाती, तो यहां मैं लिखता हूं बच्चे, मैंने कहा इसके अलावा, हाँ मैंने कहा, बच्चे इसके अलावा जो चट्टानों का स्थान होगा उसमें आप देख पाएंगे छत्तीसगढ़ के अलावा बेटे राजस्थान में पाई जाती हैं तथा हिमालय के क्षेत्रों में पाई जाती। आइए मैं इसको लिखता हूं। मैंने कहा इसके अलावा यह चट्टानें
छत्तीसगढ़, 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 राजस्थान, राजस्थान, नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, नल्ला मलाई आदि, नल्ला मलाई आदि स्थानों में, आदि स्थानों व पहाड़ियों में, पहाड़ियों में पाई जाती है, में पाई जाती है बच्चे, पाई जाती है, पाई जाती है, ठीक है, पाई जाती है। सॉरी बच्चे, ये हुआ कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आपने 2 पॉइंट देखे। एक पॉइंट है जो बताता है कि आंध्र प्रदेश का एक जिला जिसका नाम है कुड़प्पा, उस जिले के नाम पर इन चट्टानों का नामकरण किया गया है। दूसरी बात मैंने बताई कि कुड़प्पा जिला ऐसा जिला है जहां पर मुख्य रूप से चट्टानें पाई जाती हैं। और तीसरा पॉइंट यह है कि इसके अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, नल्ला मलाई आदि श्रेणियों व स्थानों में ये चट्टानें पाई जाती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट में हम हेडिंग बनाते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें बच्चे, मैंने कहा विंध्यन क्रम की चट्टानें, हेडिंग बनाई मैंने विंध्यन, विंध्यन क्रम की चट्टानें, चट्टानें, ये हेडिंग होगा। आपने कई बार सुना होगा नाम विंध्य माता, विंध्याचल माता या विंध्यवासिनी माता। तो ये जो मंदिर है विंध्यवासिनी मंदिर है, ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इन चट्टानों का, इन पहाड़ियों का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो विंध्याचल के नाम पर इस पहाड़ी का नाम रखा गया है। तो आइए मैं यहां लिखता हूं पहला बिंदु, मैं यहां लिखता हूं, मैंने कहा बच्चे, मैंने कहा देखो एक बात और है, जैसे क्वेश्चन ऑन द स्पॉट पूछा जाता है कि भारत की वह कौन सी चट्टान है जो आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध है, तो आप बता पाएंगे कि बता पाएंगे, क्या बता पाएंगे? फिर से पूछूं? मैंने कहा, आवाज समझ में नहीं आई मेरी? हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूं कि भारत की ऐसी कौन सी चट्टान है जो आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध चट्टान है? समृद्ध यानी रिच, गरीब नहीं है। बताओ। चलिए मैं बताता हूं, आओ। मैंने कहा बच्चे कि विंध्यन क्रम की चट्टानों के अंतर्गत, अच्छा इसका आंसर होगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है। हाँ, विंध्यन क्रम की चट्टानों के अंतर्गत जो पहला बिंदु होगा, तो मैं यहां लिखता हूं इस चट्टान का नामकरण, इस चट्टान का नामकरण, इस चट्टान का नामकरण, नामकरण, रामकरण, नामकरण, नामकरण विंध्य माता, विंध्य माता या विंध्यवासिनी माता, विंध्य माता के मंदिर, के मंदिर के आधार पर, आधार पर किया गया है, किया गया है, किया गया है। यानी पहला बिंदु तो ये हो गया कि विंध्यवासिनी मंदिर के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। और सबसे पहली बात यह कि इस पर अगर बात करूं, यह चट्टान, चट्टान मुख्य रूप से, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में, राज्य में, राज्य में पाई जाती है, पाई जाती है, पाई जाती है, पाई जाती है। पहला बिंदु ये हुआ और दूसरा बिंदु ये हुआ। यानी पहला बिंदु है कि इस चट्टान का नामकरण जो विंध्य माता है, जो विंध्यवासिनी माता का मंदिर है, उसके नाम पर किया गया है। और दूसरा बिंदु कहता है कि बच्चे ये चट्टान मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं इसमें, इसमें यानी किसमें? इसमें यानी इस चट्टान में, इसमें संगमरमर, संगमरमर
संगमरमर, संगमरमर, चूना पत्थर, चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, अधिकांश मात्रा में, अधिकांश मात्रा में, अधिकांश मात्रा में, अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। यानी अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और इसके अलावा संगमरमर पाया जाता है। अगर मैं बात करूं इन संगमरमर में, इन लाल बलुआ पत्थर में और क्या बोला मैं, चूना पत्थर में, एक क्वेश्चन आपके लिए है। आइए मैं यहां पर लिखता हूं। मैंने कहा इन्हीं पत्थरों से, इन्हीं पत्थरों से, इन्हीं पत्थरों से लाल किला, लाल किला, लाल किला, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, स्तूप आदि निर्मित है, आदि, आदि निर्मित है, आदि निर्मित है। यानी अगर बात की जाए लाल बलुआ पत्थर से लाल किला निर्मित है, जामा मस्जिद और इसके अलावा यहां पर आपको दिख रहा है सांची का स्तूप आदि सभी इसी चट्टान से प्राप्त की गई पत्थरों से निर्मित है। मेरे ख्याल से ये भी बात आपको समझ में आई होगी। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बच्चे चट्टान का नाम होगा, चट्टान का नाम होगा गोंडवाना क्रम की चट्टान। और गोंडवाना क्रम की चट्टान की बात करें तो आइए मैं यहां पर लिखता हूं नेक्स्ट पेज में। मैंने कहा मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं, बड़े कह रहे बढ़ो। मैंने कहा चट्टान का नाम होगा गोंडवाना क्रम की चट्टान, गोंडवाना, गोंडवाना क्रम की, क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, चट्टान। ये जो चट्टान है ये 4th नंबर की चट्टान है बच्चे। और गोंडवाना क्रम की चट्टान की बात करूं, यह भारत की एकमात्र चट्टान है जहां पर कोयला पाया जाता है। आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि कोयला कितने प्रकार का होता है, कोयला कितने प्रकार का होता है। अगर ये बता पा रहे कितने प्रकार का होता है तो ये बताएं उनके नाम क्या क्या होते हैं। बताओ बिटिया। एंथ्रासाइट, बेटुमिनस हैं, सोचो अभी बताना फिर। 4 प्रकार सही है फिलहाल। आओ, मैंने कहा बच्चे, मैंने कहा कि गोंडवाना क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, चट्टानों का, चट्टानों का निर्माण, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण, निर्माण कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। कार्बोनिफेरस, 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 निफेरस या जुरैसिक युग में हुआ था। जुरैसिक, जुरैसिक युग में, युग में, युग में हुआ था, युग में हुआ था, हुआ था। ठीक बच्चा। तो इस चट्टान का निर्माण कब हुआ, तो कार्बोनिफेरस युग में या जुरैसिक युग में इस चट्टान का निर्माण हुआ। अब इसके अलावा जो दूसरा बिंदु है, दूसरा बिंदु कहता है बच्चे, कहता है कि यह चट्टान, यह चट्टाने, यह चट्टाने, यह चट्टाने मुख्य रूप से, मुख्य रूप से कोयले के लिए, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यानी भारत में ऐसी कौन सी चट्टानें हैं जो कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं, वो चट्टान है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो हैं वो मुख्य रूप से, यहां पर लिखता हूं, यह चट्टानें मुख्य रूप से कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं, जो भारत की, भारत की 3 नदी घाटियों में, 3 नदी घाटियों में, नदी घाटियों में, घाटियों में पाया जाता है, पाया जाता है, पाया जाता है बच्चा। भारत की 3 नदी घाटियां ऐसी हैं जहां पर कोयला पाया जाता है। उन नदी घाटियों के नाम है दामोदर नदी घाटी,
और महानदी घाटी और इसके अलावा गोदावरी नदी घाटी। क्वेश्चन आप सभी के लिए बच्चे, पूरी क्लास के लिए, ये बताएं कि गोदावरी नदी कहां से निकलती है? हुँ? आओ, कोई बात नहीं। मैंने कहा ये चट्टानें मुख्य रूप से कोयले के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत की 3 नदी घाटियों में पाई जाती हैं। और उन 3 नदी घाटियों की बात करूं, तो मैं यहाँ नदी घाटियों का नाम लिखता हूँ। तो आपसे मैंने जैसे पूछा कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो आपके दिमाग में ये भी तो आना चाहिए कि गोदावरी के अलावा मैंने 3 नदी घाटियां बताई हैं, एक गोदावरी, एक दामोदर, एक महानदी। तो गोदावरी तो मैं बता ही दूंगा, महानदी कौन बताएगा, दामोदर कौन बताएगा? तो कह रही डोंट वरी, आप ही बताएंगे, हम तो कुछ भी नहीं बताएंगे, है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। नंबर 1 पे जो नदी घाटी है बच्चा, नंबर 1 पे जो नदी घाटी है, नंबर 1 पे, उसका नाम है गोदावरी नदी घाटी। गोदावरी नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी। और जो नंबर 2 पे, उसका नाम है बच्चा दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, नदी घाटी। और इसके अलावा जो 3rd नंबर पे, उसका नाम है महानदी, महानदी नदी घाटी, नदी घाटी, महानदी नदी घाटी। ये 3 नदी घाटियां हैं जो कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी घाटियों में कोयला पाया जाता है। अब क्वेश्चन ये है, ये नदी निकलती कहां से है, ये नदी निकलती कहां से, ये नदी निकलती कहां से, और कितने राज्यों से होकर ये तीनों नदियां बहती हैं। ये क्वेश्चन होगा तब आप ये बता पाएंगे कि कोयला कहां पाया जाता है। समझ रहे? सबसे ज्यादा दामोदर नदी घाटी में पाया जाता है। आइए मैं बताता हूं आपको। मैंने बताया बच्चे सुनो, मैंने कहा ये भारत है, ये भारत है, ये भारत है। भारत में मैंने आपको यहां पर एक पठार पढ़ाया है। इस पठार का बच्चा नाम था छोटा नागपुर का पठार। इस पठार का नाम था छोटा नागपुर का पठार। इसका नाम क्या था? छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ठीक, एक पठार पढ़ाया था जिसका नाम था छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार में मैंने ये बताया था कि सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, सबसे ज्यादा धातुएं, अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर से एक नदी निकलती है इस छोटा नागपुर पठार को बीचों बीच काटते हुए। इस नदी को नाम है दामोदर नदी, दामोदर नदी, दामोदर नदी, दामोदर नदी। तो क्वेश्चन ये है कि छोटा नागपुर पठार किस राज्य में है? तो छोटा नागपुर पठार पूरी तरह से विस्तृत है झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में विस्तृत है। तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी, तो झारखंड से निकलती होगी ना, बाहर से थोड़ी निकलेगी, झारखंड से निकलेगी। यहां मैं लिख देता हूं छोटा नागपुर किस राज्य में है? झारखंड में, झारखंड में। ठीक, तो छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से एक जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है दामोदर नदी। और दामोदर नदी ऊपर से एक नदी आ रही होती है, इसका नाम है, ये बांग्लादेश में पद्मा है, इसका नाम है हुगली, जो वेस्ट बंगाल में साउथ स्ट्रीम बनती है और इसी से मिलती है दामोदर, दामोदर इसी से मिलती है। और दामोदर और हुगली एक साथ जाती हैं और समुद्र में अपना जल गिराती हैं। यानी कहां से निकली, कहां से निकली, कहां से निकली बच्चे? झारखंड से निकली और समुद्र में मिल गई। यानी दामोदर नदी एक ऐसी नदी है जो अपनी भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में बहने का मतलब है भारत की 3 नदियां ऐसी हैं जो अपनी भ्रंश घाटी में बहती हैं। और भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी पूरे भारत या पूरे एरिया का, जहां भी बह रही है, पूरे एरिया का सामान्य ढाल किधर को भी हो, यानी पूरे एरिया का पानी इधर जा रहा है और नदी घाटी का अगर ढाल इधर को है तो पानी इधर को जाएगा, यानी अपोजिट साइड चली जाती है। और यही कारण है कि भारत में बहने वाली 2 उल्टी नदियों के नाम पूछता है। ये बचपन से पूछते चले आए कि भारत में कौन कौन सी नदियां उल्टा बहती हैं। यानी सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, सारी नदियां पूर्व की ओर जाती हैं, और 2 नदियां मुख्य नदी है तो बहुत सारी, मांडवी, जुआरी, शरावती, बहुत सारी नदियां हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं मुख्य नदियों की बात, जिसमें से नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो उल्टे प्रभावित होती है, प्रवाहित होती हैं, मतलब जस्ट अपोजिट साइड में जाके पानी गिराती हैं, अरब सागर में गिराती हैं, और बाकी सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। तो मैं यहाँ क्या बोल रहा हूं? मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूं बच्चे कि भारत की 3 नदियां ऐसी हैं जो अपनी भ्रंश घाटी में बहती हैं, एक नर्मदा, एक ताप्ती और एक दामोदर। ठीक है, आइए, तो मैंने यहां पर बताया। अब आते, यहां पर एक स्थान है, ये मैंने आपको बताया होगा, पश्चिमी घाट पर्वतमाला। और पश्चिमी घाट पर्वतमाला में मैंने आपको महाराष्ट्र का एक स्थान बताया होगा, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर।
त्र्यंबकेश्वर, या इसको त्र्यंबक बोल सकते हैं, त्र्यंबक, त्र्यंबक। ठीक बच्चा। तो महाराष्ट्र के त्र्यंबक से निकलती है कौन सी नदी? गोदावरी। यहां लिख देता हूं, सॉरी, हाँ, यहां लिख देता हूं महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है। और यहां लिख देता हूं झारखंड से निकलती है, झारखंड से निकलती है। और इसी छोटा नागपुर पठार से एक और नदी निकलती है जिसका नाम महानदी। तो महानदी भी कहां से निकलेगी बच्चे? झारखंड से निकलेगी। मेरे ख्याल से ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। अब आपको ये समझ में आया होगा कि भारत की 3 नदी घाटियां ऐसी हैं जहां पर कोयला पाया जाता है। एक दामोदर नदी घाटी, एक गोदावरी नदी घाटी और एक महानदी घाटी। और ये घाटियां किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं आगे, जिसका नाम है बच्चे दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप एक लास्ट बचा है जो मेसोजोइक महाकल्प में निर्मित हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं। मैंने कहा बच्चे दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप लास्ट चट्टान है, दक्कन ट्रैप। ठीक है, मैंने कहा, हाँ, मैंने कहा यह चट्टान, चट्टान मेसोजोइक, यह चट्टान मेसोजोइक, 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 मेसोजोइक कल्प में, कल्प में निर्मित हुई थी, निर्मित हुई थी, मेसोजोइक कल्प में निर्मित हुई थी, हुई थी, मेसोजोइक कल्प में निर्मित हुई थी। तो जाहिर सी बात है आपको इसके पहले की जो चट्टान मैंने बताई गोंडवाना क्रम की चट्टान, उसका भी मैंने कल्प बताया। और इसके बाद मैं बात करूं तो यह चट्टान, यह चट्टान, यह चट्टान, यह चट्टान विदर्भ क्षेत्र में, विदर्भ, विदर्भ बेटा महाराष्ट्र में, विदर्भ क्षेत्र में, विदर्भ क्षेत्र में, विदर्भ क्षेत्र में, हाँ, विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, क्रिया द्वारा, द्वारा निर्मित है, निर्मित है। यानी विदर्भ क्षेत्र यानी महाराष्ट्र क्षेत्र में जब ज्वालामुखी उद्गार हुआ, उद्गार क्या हुआ? जब अफ्रीका महाद्वीप से टूटा भारत, तो अफ्रीका महाद्वीप से टूटेगा। कल्पना कीजिए जो दुनिया की, जो पूरी गोल दुनिया है यानी पूरी पृथ्वी है, कुल छोटी बड़ी 22 प्लेटों में तैर रही है, यानी हम एक किसी प्लेट पर तैर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए आप एक तालाब पर है और तालाब पर नाव है। ऐसे ही कुछ स्ट्रेटोस्फीयर है जो उसके अंदर जो लावा है, लावा के ऊपर कई सारी प्लेटें हैं, प्लेटों पे हम तैर रहे हैं, यानी प्लेटों के ऊपर हम लोग हैं। तो वो जो प्लेटें हैं एक दूसरे से चिपकी हुई है। जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वो लावा निकलता है, लावा निकलता है तो एक आधा लावा इधर गिरेगा, आधा लावा इधर गिरेगा। यानी जब हम 2 प्लेट के रूप में बंटते हैं, जैसे हम अपने भारत की बात करें तो हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर स्थित हैं। इसके ऊपर बात करें, हमारे हिमालय के उस पार जो प्लेट है उसका नाम है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। अगर ये दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी तो भूकंप आएगा, अगर ये दोनों प्लेटें आपस से दूर जाएंगी तो ज्वालामुखी आएगा, जाहिर सी बात है फटेगा, लावा निकलेगा। यही क्रिया यहां पर हुई है विदर्भ क्षेत्र में, महाराष्ट्र क्षेत्र में। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा जो लावा बाहर निकला है, उस लावे से इस चट्टान का निर्माण हुआ है, जिस चट्टान का नाम है दक्कन ट्रैप। मैं क्या कह रहा हूं, यह चट्टान विदर्भ क्षेत्र में, महाराष्ट्र एरिया में ज्वालामुखी क्रिया द्वारा उत्पन्न हुई है। मैं यहां लिख देता हूं दूसरा बिंदु, यहां या इसका एरिया ऐसे लिख देता हूं। हाँ, मैंने कहा इसका विस्तार, इसका विस्तार, विस्तार त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। यानी दक्कन ट्रैप में बस 2 ही 3 पॉइंट है, इसके अलावा कुछ नहीं। आज की कक्षा मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? आज की कक्षा मैंने आपको कुड़प्पा क्रम की चट्टान पढ़ाई, फिर उसका विंध्यन क्रम पढ़ाया, फिर गोंडवाना क्रम पढ़ाया और फिर इसके बाद मैंने दक्कन ट्रैप पढ़ाया। आइए कुछ क्वेश्चन पूछता हूं आप सभी से और क्वेश्चन पूछने के बाद कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन है, मैंने कहा बच्चा, मैंने कहा पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं ज्योग्राफी से ही, आप सभी ध्यान देंगे, ठीक है? आप सभी ध्यान देंगे, देखते कितना पढ़ते हैं। मैंने कहा कि भारत में 4000 से अधिक, 4000 से अधिक संख्या में नदियां बहती हैं, नदियां बहती हैं, ठीक है, बहती हैं, जो
जिनमें जिनमें सबसे बड़ी नदी 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 जो साउथ इंडिया में बहती है, साउथ इंडिया में बहती है बहती है उसका नाम उसका नाम उसका नाम लूनी है। उसका नाम लूनी है। उसका नाम लूनी है। लूनी है। लूनी है। लूनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये ए नंबर पे है, ये बी नंबर पे है। और इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने कहा भारत से होकर होकर बहने वाली बहने वाली बहने वाली सबसे बड़ी नदी सबसे बड़ी नदी सबसे बड़ी नदी सबसे बड़ी नदी आ, आ, ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र है। भारत से होकर बहने वाली सबसे बड़ी या लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, हाँ बहने वाली सबसे लंबी नदी होगा। मैं यहाँ लंबी नदी करता हूँ, लंबी नदी करता हूँ। हाँ मैंने कहा सबसे लंबी नदी, लंबी नदी, लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है, पुत्र है। मैं यहां ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन नंबर ए जो कहता है, यहां पर एक लिख देता हूं क्योंकि ए ऑप्शन में एक और कथन दो, कथन एक कथन दो। मैं यहां लिखता हूं कथन एक और कथन दो सही है, यानी दोनों सही हैं। ठीक है, फिर मैं लिखता हूं कथन बी नंबर पे। मैंने कहा कथन एक सही है, सही है, परंतु परंतु कथन 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 दो गलत है, दो गलत है, गलत है, कथन दो गलत है। फिर इसके बाद मैं कह रहा हूं बच्चे सी नंबर पे, मैंने कहा दो गलत है, दो सही है, सॉरी दो सही है, दो सही है, एक गलत है, एक गलत है, एक गलत है। फिर मैं डी ऑप्शन पे देता हूं दोनों गलत है, दोनों गलत है, दोनों गलत है। पता लगाओ बच्चा, शोर मचाने का कोई हल नहीं है, क्वेश्चन का आंसर पता लगाओ। बी, पीछे वाले ऑप्शन नंबर बोलो। अगर अभी भी आपका ध्यान क्वेश्चन पे नहीं गया तो ऐसे बच्चों को कुछ कहा नहीं जाता, समाज में ऐसे बच्चों की भी आवश्यकता है, नहीं तो हर जगह पे फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा ना। पोस्ट इतनी नहीं आती कि सबको नौकरी मिल जाए, है ना। समाज में ऐसे बच्चों को हम कुछ कहते भी नहीं है। खैर आइए बताइए। ऑप्शन नंबर 3 यानी ये वाला, यानी दो सही है एक गलत है। तुक्का नहीं मारना, अगर आपका सही हो गया तो मैं फिर एक्सप्लेनेशन पूछ लूंगा। पता नहीं सही है या नहीं सही है, अभी तो नहीं बताया मैंने। क्या बता रही हूं बताओ। ये वाला, ये वाला, अब पता नहीं गलत है या सही है, अभी बताऊंगा। और बताओ कौन बताएगा, इच्छुक है कोई लड़कों में? है ये वाला, और किसका भी नंबर, सबका भी नंबर, सबका भी नंबर। तब भेड़ एक तरफ जी चली है तो सारी भेड़े चली गई हैं। डी, अच्छा डी वाले हाथ उठाओ, देखे कौन कौन है। डी, वेरी गुड। हालांकि अकेला चना भाड़ा नहीं फोड़ता, हो सकता है आप फोड़ दें, सही हो सकता है, गलत थोड़ी हो सकता है, अकेले आई हैं। बताए और कोई? अच्छा सी वाले हाथ उठाओ। सी में अकेला और दुकेला, यानी दो बच्चे, सी में दो बच्चे और इसमें एक बच्चा। और बताओ ए वाले कौन कौन है? मैं जानता हूं कि 80% बच्चे ऐसे होंगे जो ना ए में होंगे, ना बी में होंगे, ना सी में होंगे, ना डी में होंगे, कहीं होंगे नहीं। समझ रहे? मतलब 8 साल का एक्सपीरियंस ये बताता है कि गधों की मंडली में गधों की कमी नहीं होती है। आओ तुम तो बताओ, बेटियां नहीं बता रही तो मैं बताता हूं। जितने लोग बी बता रहे हैं वो सारे के सारे गलत है। डी,
अगर ये बिटिया डी बता रही है, ये बिटिया सही नहीं है। अब जितने लोग ए बता रहे हैं यही सारे के सारे ये भी गलत है। अब मैंने क्वेश्चन कहा ऑप्शन 2 सही है और ऑप्शन 1 गलत है, यानी सही आंसर क्या है? सही आंसर यही है कि 2 सही है, यानी ये वाला सही है और ये वाला गलत है। आप कल्पना कीजिए कि भारत में 4000 से अधिक नदियां बहती हैं, वो बात सही है, मैं मान लेता हूं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आपने इतने दिन से पढ़ाई की है और लूनी नदी के विषय में नहीं जाने, तो गलत हो कि जिनमें सबसे लंबी नदी या सबसे साउथ इंडिया में सबसे लंबी नदी जो होगी, हाँ साउथ इंडिया में बहती, उसका नाम है लूनी। पीछे वाले सुन लो, यहां पर सबसे लंबी नदी लूनी नहीं होगी, ये दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी बनेगी जाके, तीसरी चौथी। यहां पर गोदावरी होगा। गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द साउथ इंडिया। कितना? 1464 किलोमीटर की है, इसलिए यहां पर लूनी की जगह गोदावरी होता, तब ये सही हो जाता। अब ये गलत हो गया। फिर मैं कह रहा हूं भारत से होकर बहने वाली नदियों में से जो सबसे लंबी नदी उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। तो इज द राइट आंसर। आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको कई सारी नदियों की लंबाई लिखवाई थी, जिनमें से एक लंबाई लिखवाई थी 2900 किलोमीटर जो ब्रह्मपुत्र की थी, एक लंबाई लिखवाई थी 2880 किलोमीटर जो सिंधु की थी, और एक लंबाई लिखवाई थी 2525 जो हमारे पवित्र नदी गंगा की थी। इसके बाद लिखवाई थी 1465 या 1464 ये गोदावरी की थी, सही बता रहा हूं। इसके बीच में एक लिखवाई होगी 1500 जो सतलज की होगी, लिखवाई होगी। इसके बाद मैंने दक्षिण भारत में दूसरी नदी 1401 किलोमीटर की लिखवाई होगी जिसका नाम होगा कृष्णा, और इसके बाद उत्तर भारत में एक और नदी लिखवाई होगी जिसका नाम होगा 1385 किलोमीटर की जो लंबी नदी है, जो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, उस नदी का नाम है चंबल, जमुना, यमुना की जमुना, यमुना। तो जमुना क्या है? जमुना होगा जो होगा, जमुना होगा ना जो होगा, हमसे क्या मतलब है, लेकिन मतलब है, सही आंसर है इसका यमुना। यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडिया। जमुना ब्रह्मपुत्र इज बांग्लादेश में जानी जाती है। जमुना जो है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है, समझ पाए। तो जमुना और यमुना, जब मम्मी जमुना बोले तो जमुना बांग्लादेश वाली है, हम अगर यमुना बोले तो यमुना हमारे बगल वाली है, ठीक है, समझ गए आज।